So now we have completed primary distribution, we have completed secondary distribution. Now we shall proceed ahead. So I am taking Institute modules page number 193 as per PDF and sum number 26. From the following data, segregate fixed cost and variable cost. तो आपको परसेंटेज, आपको कैपेसिटी दिया है, आपको लेबर आवर्स दिए हैं और आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए हैं. तो ये प्लीज चेक कीजिए क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है. कैसे पता चलेगा? तो ये बजटरी कंट्रोल की आप मेरे लेक्चर में बैठे हो फ्लेक्सिबल में, तो मैंने आपको बताया था पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल है, टोटल वैल्यू सेम है तो फिक्स्ड है, नाइदर पर यूनिट सेम नॉट टोटल वैल्यू सेम तो वो सेमी फिक्स्ड है. तो ये फिक्स तो है ही नहीं, वेरिएबल हो सकता है ना, तो सेमी वेरिएबल. जरा 2600 divided by 400, 2600 divided by 400, 6.5, ये जो भी आया 6.5 into 100 तो 6500 होना चाहिए. इंटू 100 यानी 650 होना चाहिए. 650 तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है? सेमी वेरिएबल. ये क्या किया मैंने? आई थिंक गड़बड़ किया, राइट? इट शुड नॉट बी 100, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 500. तो 3250 होना चाहिए जबकि 2750 है. मतलब पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल वैल्यू भी सेम नहीं है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है. नाउ हाउ शुड आई फाइंड हाउ मच वेरिएबल एंड हाउ मच फिक्स्ड? कोई बताएगा प्लीज? हाँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. ओके, बस यही. नो 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 नो, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ निकालूंगा. कैसे? आई विल डू चेंज इन कॉस्ट. आई विल फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर आवर. वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कैसे आएगा? ऊपर न्यूमरेटर में आएगा चेंज इन कॉस्ट और डिनोमिनेटर में आएगा चेंज इन hours. That is called as my variable cost per hour. So hence my variable cost per hour is equal to 2750 minus 2600. आप बोलोगे सर ऐसा तो हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग में किया था, बजटरी कंट्रोल. एब्सोल्युटली करेक्ट है. 500 माइनस 400, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर आवर इज 1.5. अभी फिक्स कॉस्ट ढूंढ निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट, यस ऑलरेडी वन स्टूडेंट ने मुझे बताया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स प्लस फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो चलो ढूंढ लीजिए. तो फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कोई भी लीजिए, मैं एट 100% कैपेसिटी पे लेना चाहता हूँ. 2750 या मैं इक्वल टू जरा पहले निकाल देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. 2750 माइनस, कैन आई से
माइनस 1.5 into 500 hours is my fixed cost. तो अभी जो भी है इसको यहाँ पे लिखता हूँ और मुझे मेरा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू डाल देता हूँ and that comes to 2000. एकदम करेक्ट है, टेक्स्ट बुक राइट है। दिस इज हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अगर आप मेरे बजट के लेक्चर में बैठे हो, बजट के लेक्चर में नहीं तो मार्जिनल के लेक्चर में, मैंने दोनों में से एक जगह पे बताया है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी segregation of semi variable overheads from into variable and fixed, and this is by sum of least square, sum of least square method। एग्जाम में पूछा गया है, कॉलेज मेथड का नाम पूछा गया है। ओके आगे बढ़ते हैं, वी प्रोसीड अहेड नाउ। नेक्स्ट सम क्या है, लॉजिक मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। 28th प्रॉब्लम, ओ हो 28th प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट हाउ टू फाइंड बेसिस। बेसिस कैसे ढूंढते हैं, और वो बेसिस के आधार पे हम लोग ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ढूंढते हैं। कितने तरह के बेसिस होते हैं बेटा? Yes, anyone having idea? There are how many types of basis जिसका मैं यूज करके ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट ढूंढ सकता हूँ? आई कैन फाइंड रेट। ऐसे कितने बेसिस हैं? फाइव। ओके एक जन बोलता है 5। The right answer is 3. Oh, sorry. The right answer is 6. Right answer is 6. There are 6 different ways to calculate overhead absorption rate. But there are 6 bases. कौन कौन से bases है? सबसे पहला basis which is used most frequently, machine hours. Then labor hours. Then percentage of material cost. Percentage of labor cost. Percentage of total cost. Of prime cost, you can say. And last but not the least, percentage of units, that is output, or you can say output. So these are the 6 different bases: machine hours, labor hours, percentage of material cost, percentage of labor cost, percentage of prime cost, you can say prime cost की जगह पे आप total cost बोल सकते हो, and last but not the least, तो अगर कोई भी मेथड नहीं है तो यूनिट्स। मशीन अवर्स अगर मैकेनिकल वर्क नहीं है, मतलब प्योरली मशीन रिलेटेड वर्क है, लाइक फर्नेस डिपार्टमेंट, तो मशीन अवर्स। अगर प्योरली लेबरस वर्क है तो हम लोग बोलेंगे लेबर मेथड, लाइक फॉर एग्जांपल हैंड वीविंग साड़ीज बनाना, लेबर आवर्स। Then percentage of material cost, ज्वेलरी डिजाइनिंग बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर है। परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, जो खाने की डिशेज बनती है जनरली उसके ओवरहेड परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट के ऊपर आधार रहता है।
परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट दोनों के बेसिस पे होता है, मटेरियल प्लस लेबर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर कुछ भी नहीं है तो यूनिट्स। तो लेट्स सी, ये 28th प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का है। प्राइम कॉस्ट इज मटेरियल प्लस लेबर। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो मैं दोनों के बेसिस पे लूंगा, मटेरियल एज वेल एज लेबर। ठीक है, तो द मंथली बजट ऑफ अ डिपार्टमेंट इज एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर आवर्स and machine hours. Find out the overhead recovery rate on at least 5 different possible methods. अच्छा, क्यों 5 मेथड ही दिए, 6 मेथड क्यों नहीं दिए? क्योंकि कितने यूनिट्स बनाए वो दिया ही नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट में कर ही नहीं सकता क्योंकि आउटपुट मेंशन ही नहीं किया। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ओवरहेड्स क्या है सर? यहाँ पे ओवरहेड्स इज 90,000, 90,000 divided by labor hours, machine hours is 30,000. तो कहना है ये तो 3 रुपीज हो गया, 33 is 90। लेबर आवर्स के बेसिस पे करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स 15,000, so that comes to 6. Then percentage of material cost, तो 90,000 डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट इज 45,000। चलो परसेंटेज ढूंढ लीजिए, कमन। into 100, 20%, 20% आएगा। अच्छा 200%, राइट, क्योंकि नीचे 45 है ऊपर 90 है। अगर 45/90 होता तो वो 50% होता। ये 45 नीचे ऊपर 90, 200%, यानी जितना मटेरियल रहेगा उसका 200% विल बी ओवरहेड्स, यानी ट्वाइस 200%, it will be 90. 200%, चलो ठीक है। परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट 90,000 डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट 60,000, 1.5 यानी 150, 150% आएगा, या 1.5 टाइम्स बोलो। नेक्स्ट टोटल, यानी 1,05,000, 90 डिवाइडेड बाय 1,05,000, 90,000, so this becomes 85.71%. Then हो गया 5 मेथड, 6 मेथड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यूनिट्स ही नहीं दिए। तो ये आंसर है, मशीन आवर के लिए 3, लेबर के लिए 6। ऑल डन, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Great, thank you so much.
193 में पेज नंबर 28, आई थिंक 20 तब भी किया, 187 पे 20। Yeah, please hold on. Yeah, so I start with sum number 20. Oh, ये है, this is talking about how do you dispose your under absorption and over absorption. पहली बात तो ये तो सीखा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। यस, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन? हेलो सर, जब रिकवरी फुल नहीं होता है तब वो अंडर एब्जॉर्ब होता है। ओके ओके, और जब रिकवरी ज्यादा होता है तो ओवर अब्जॉर्प्शन होता है। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। व्हेन योर ओवरहेड्स recovered are more, then that is called as over absorption, and when your overheads recovered are less, it is called as under absorption. या ऐसा बोला जाए कि अगर if overheads are absorbed more, तो सर absorbed and recovered are one and the same? The answer is yes. Absorbed and recovered are used in the synonymal term. Okay, they are synonymous, or they are called as one and the same. They are similar. Okay, तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवर अब्जॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर अब्जॉर्प्शन? ओवर अब्जॉर्प्शन मतलब मैंने कंज्यूमर के पास से ज्यादा पैसा वसूल किया और मेरे ओवरहेड्स कम हुए। वेयर अंडर अब्जॉर्प्शन मैंने कंज्यूमर के पास से कम वसूल किया और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मींस मैंने कम वसूल किया तो ये मेरे लिए नुकसान। इन दिस केस अंडर अब्जॉर्प्शन इज लॉस एंड ओवर अब्जॉर्प्शन इज प्रॉफिट। अभी अगर ये ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, अगर ये ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। कैसे डिस्पोज करना पड़ेगा? बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। डिस्पोज करने के एक्चुअली 4 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। 1, राइट ऑफ कर देना, जो भी नुकसान होता है हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड, ये साल मत कीजिए, नेक्स्ट ईयर कीजिए, डिपेंडिंग, क्योंकि वो प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ रहेगा इसलिए। तो कैरी फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू, कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अ करेक्ट मेथड एंड दैट इज लॉजिकल, क्योंकि पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करना कुछ मतलब नहीं है। या सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री तब यूज करने का जब तुम्हारा ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जरा वो सप्लीमेंट्री रेट कैसे अप्लाई होता है वो ये सम में है। बहुत चांसेस है कि ऐसा सम एग्जाम में आना, एमसीक्यू का पॉसिबिलिटी इसके लिए बहुत हाई है। In a manufacturing unit, overheads are recovered at a predetermined rate of 25 per man day. The factory overheads incurred and the man days actually worked are 41,50,000 and 1,50,000 respectively. Out of this, 40,000 units were produced during the period and 30,000 units were sold. There were 30,000 semi-finished and uncompleted units, matlab semi-finished, which are considered at 66.67 complete. On analyzing the reason, it was found that 40% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and rest were attributable to increase in overheads cost. How would you unabsorbed overheads treated in cost account? Yes, please कीजिए, time required is 5 minutes. Yes, I hope आपने किया रहेगा। तो ओवरहेड्स इंकर्ड नहीं, एब्जॉर्ब ज्यादा है, क्योंकि नहीं एब्जॉर्ब कम है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऐसा क्लियरली बोला है। तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है? एक्चुअल ओवरहेड्स इज ओवरहेड्स इंकर्ड, कितना ओवरहेड्स इंकर्ड है? 41,50,000।
41,50,000 ओवरहेड अब्सॉर्ब। कितना उन्होंने बोला है, रेट है 25 पर मंडे मल्टीप्लाइड बाय कितने मंडेज, 1,50,000, दैट कम्स टू 37,50,000। तो अंडर अब्सॉर्ब्ड है 4 lakhs, 4 lakhs अंडर अब्सॉर्ब्ड है, बड़ा फिगर है। तो सप्लीमेंट्री रेट यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि हमने 40,000 बनाया था, उसमें से कितना बेचा, यूनिट सोल्ड। ये बाद में करेंगे, पहले ये ढूंढ निकाले कि इसमें कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है। 4 lakhs है, क्या बोला है, 40%, 40% is due to defects and 60% due to increase in cost। तो डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट्स है मतलब ये एबनॉर्मल है, कंट्रोल हो सकता था, मैंने नहीं किया, तो ये एबनॉर्मल है। और इंक्रीज, प्राइस बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, तो ऑफ कोर्स प्राइसेस बढ़ गए, तो हम उसका लोड कंज्यूमर पे ही डालेंगे कि आपको चाहिए तो आपको इतना खर्चा तो बेयर करना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल मैं कंज्यूमर के ऊपर लोड नहीं कर सकता, तो राइट ऑफ हो जाएगा, मुझे बेयर करना पड़ेगा। और इसके ऊपर सप्लीमेंट्री रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो लेट्स फाइंड 40%। 40% on 4 lakhs is 16,000, 1,60,000, and 60% is 2,40,000, 2,40,000। चलो हो गया। तो 2,40,000 के ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो यूनिट्स कितना बेचा, यूनिट सोल्ड is 30,000, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बाकी के मैंने बनाए थे 40,000, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कितना, 10,000। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, 30,000 units were uncomplete, which is 66.67 complete, यानी can I say 20,000, 30,000 into 2 divided by 3, that comes to 20,000 into 2 divided by 3. Let's go ahead। तो टोटल कितना हो गया, 60,000, और मुझे टोटल कितना रिकवर करना है, 24,000। तो मेरा सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट इज 24,000 डिवाइडेड बाय 60,000। तो चलो ढूंढ निकालो, 24 divided by 60,000, that comes to 0.4, 0.4 per unit, 0.4 per unit, this into 0.4, अभी अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा, करेक्ट। तो दैट्स डन। तो अब जो यूनिट्स बेच दिया है, तो अब मैं कंज्यूमर के पास से रिकवर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कंज्यूमर के पास ऑलरेडी चले गए हैं, तो ये मुझे बेयर करना पड़ेगा, यानी ये भी राइट ऑफ करने पड़ेंगे, ये राइट ऑफ करना पड़ेगा। अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है, यस मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा सकता,
या मुझे पूछा गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जरा एक्सप्लेन करो। देयर 30,000 है और वो कितना कंप्लीट है 66.67। तो जितना कंप्लीट है उतना ही हम कंसीडर करेंगे, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो जरा प्लीज 30,000 इंटू 66.66666666 रिकरिंग लीजिए कैलसी पे, कितना आ रहा है बोलो। कितना आ रहा है भाई? अरे भाई बोलने। Have you understood then? Correct. अभी आया ना 20,000। यस ग्रेट। तो अभी हम आगे बढ़ते। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नेट स्लो रहता है, यस मेरे यहाँ पे भी कभी कभी नेट अनस्टेबल रहता है तो प्रॉब्लम होता है। वी प्रोसीड अहेड। तो अभी ये राइट ऑफ हो जाएगा। ये मेरा कॉस्ट बढ़ा रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करूंगा। इंक्रीज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज करेगा और ये क्लोजिंग स्टॉक WIP इंक्रीज करेगा। तो व्हाट विल बी योर एंट्री? उन्होंने बोला ट्रीटमेंट, तो कैन आई से कॉस्टिंग PNL। राइट ऑफ मतलब कॉस्टिंग PNL को जाएगा, कॉस्टिंग PNL को डेबिट, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को डेबिट हो जाएगा। और किसको क्रेडिट? टू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स को क्रेडिट, या अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अलग से अकाउंट बनाया रहेगा तो अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अकाउंट, तो जनरली ओवरहेड्स अकाउंट को ही जाता है। कितना कितना? तो लेट्स डू इट। राइट ऑफ हम लोग ने दो फिगर्स बोले 1,60,000 और 12, यानी 1,72,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जाएगा 4,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जाएगा 8,000। दिस इज हाउ 1,80,000 का जो मेरा ओवरहेड्स थे 1,80,000, 1,80,000 थे। नहीं नहीं भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ मेरी गड़बड़ है भाई। 2,40,000 लिखने के बजाय 24,000 लिखेगा तो फिर ऐसा ही होगा ना सर, क्या करता है तुम। तो 2,40,000 इट शुड बी 4 रुपीज। 4 रुपीज होने का मतलब है 4। ओके $2,40,000 करेक्ट। ओके तो अभी देखो आ जाएगा ये 1,20,000 और वो कितना था 1,60,000, 1,60,000 एंड 1,20,000 मतलब 2,80,000, 2,80,000। फिर ये है 40,000 और ये है 80,000। दिस इज हाउ मेरा 4 लाख होना चाहिए। होता है 4 लाख, यस सर। 280 एंड 80 इज 3,60,000 एंड 40 इज 4 लाख। परफेक्ट, ये हो गया अपना पूरा जर्नल एंट्री। जरा चेक करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 2,80,000 जाएगा। नहीं 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 नहीं, उन्होंने गड़बड़ किया है।
नो नो, इनका ट्रीटमेंट गलत है. ड्यू टू डिफेक्ट विल नेवर बी अब्सॉर्ब्ड. अगर डिफेक्टिव प्लानिंग है तो वो कॉस्ट हम कंज्यूमर पे लोड नहीं करेंगे. उन्होंने मिस्टेक किया है 110%. नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. ओके, तो दिस इज क्लियरली नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो दिस शुड बी योर आंसर. ओके, क्या आप लोग को समझा ये पार्ट? Yes, sir. ग्रेट 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 ग्रेट. ये हम लोग ने 20th प्रॉब्लम लिया. 179 पे 12th प्रॉब्लम. 179 पे 12th प्रॉब्लम. वाओ, ये तो मस्त था. हाउ टू कैलकुलेट ओवरहेड्स. हाउ टू कैलकुलेट ओवरहेड्स. I think we should avoid doing it. Why? I will tell you, because you know ये बहुत प्रैक्टिकली मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इसका छोटा क्वेश्चन करने को भी मुझे डाउट लगता है, तो we should avoid doing this. And 177 पे 10th ये अवॉइड करो मेरे हिसाब से. 10th मशीन आवर रेट. यस यस यस, मशीन आवर रेट. हाउ टू कंप्यूट मशीन आवर रेट. आने के चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है. तो ये एक सम करेंगे and that will be end of overheads. Following particulars relate to processing machine treating a typical type of material. You are required to calculate machine hour rate. Cost of machine estimated life scrap value. ये depreciation दे देगा. Working time is 50 weeks of 44 hours each. That gives me 2200 hours. Maintenance machine is 200 hours. Setting up time is estimated 5% of total productive time. Electricity is 16 units per hour at 10 paisa per unit. Yani 1.6. 10 paisa to 1.6. Correct. Then chemicals required weekly is 20 rupees and machine cost per year is 12. Maintenance cost is 1200. Two attendants control the operation for the machine together with 6 machines. Yani total 7 machines हो गए. The combined weekly wages is 140 and department overheads allocated for this particular machine is 2000 per annum. And that's all. Chalo, chalo, try karo. Come on, come on, come on. Time required is 5 minutes. Yeah, let's proceed. Depreciation. $10,000 minus 1,000 divided by 10 years. 900 hours. 2,200 total hours.
इसमें सेटिंग अप, मशीन मेंटेनेंस आवर्स 200, प्रोडक्टिव टाइम मिल गया, प्रोडक्टिव टाइम इज 2000, अभी बोला है सेटिंग टाइम इज 5%, सेटअप टाइम 5%, दैट कम्स टू 100, इसका मतलब 1900 टाइम इज टोटल मीन्स योर मशीन टाइम। हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि सेटअप टाइम में मशीन यूज नहीं किए, तो मशीन आवर्स, दिस बिकम्स माय मशीन आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरी सिंपल, हम लोग सारे ओवरहेड्स को इसके बेसिस पे जाने देंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव होता ना तो मैं 2000 पे लेता, अगर सेटअप टाइम नॉन प्रोडक्टिव है तो मैं 1900 पे लूंगा, यानी सेटअप का पूरा कॉस्ट मशीन आवर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो आपको दूसरे ओवरहेड दिए, यस सर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, electricity cost is 1900 into कितना यूनिट्स पड़ेगा, 16 यूनिट्स पड़ेंगे और हर एक यूनिट के लिए 10 पैसा। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द होल मंथ, फॉर द होल पर एनम, राइट? यस यस, ये पर एनम ही है, करेक्ट। देन केमिकल्स, केमिकल वीकली 20 into 50, क्लियरली बोला है पर वीक है तो 50 वीक्स के लिए तो 20 into 50। देन मेंटेनेंस कॉस्ट इज 1200, लेबर कॉस्ट वीकली वेजेस इज 2 attendants, 2 attendants control the operation of machine together with 6 machine and their combined weekly wages is 140. तो can I say now, please ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 140 into their weekly wages, तो पूरे साल के लिए कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन वो कितने मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, 7। सर 7 कैसे आया, 6 other machine, this machine plus 6 other machine, this gives me 7। तो ये मशीन के लिए कितना आया, 1000। इज दैट वेरी क्लियर, बहुत क्रूशियल था। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स मुझे आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 मशीन थे ना, नहीं क्लियरली बोला है अलोकेटेड टू दिस मशीन, तो मुझे 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट कर दीजिए, कमॉन। इज 9140। मशीन आवर्स, कितने मशीन आवर्स यूज होने वाले हैं, is 1900 and hence it will be 9150 divided by 1900. This will be your machine hour rate. Is this very clear?
क्या समझा है? यस सर। इसका मतलब हमने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि क्रूशियल कि दिस मीन्स, मैं लिख के रखता हूं ताकि आपको समझे, दिस मीन्स सेटअप टाइम is considered as non-productive. अगर प्रोडक्टिव कंसिडर करते, उसका मतलब हर एक केस में सेटअप टाइम अलग अलग है, तो आई वुड हैव कंसिडर डिवाइडेड बाय 2000. ओके, अगर सेटअप जनरली, अगर आप देखोगे ये सम के रिलेटेड, अगर ये सम को मैं नॉर्मली अगर देखूंगा तो सेटअप टाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम. इन क्वेश्चन setup time is 5% of productive time, ऐसा बोला है. Then machine hour rate is calculated as follows. जो ये सब में बोला है, सॉरी हाँ, ये सब में 5% ऑफ मशीन आवर रेट ऐसा बोला है, तो हम लोग ने ऐसा नहीं करना चाहिए. हम लोग ने कैसा करना चाहिए, मशीन आवर रेट is equal to 9140 divided by total productive time. That is 2000. उससे डिवाइड करना चाहिए. This is total overheads. Machine hour rate is have you understood when you should do. अगर नॉन प्रोडक्टिव होता तो ऐसे आता, अगर 2000 प्रोडक्टिव नहीं होता, टोटल आवर्स होते, तो दिस कुड हैव बीन व्हाट, सेटअप टाइम माइनस, तो ये प्रोडक्टिव होता तो 1900 आता. लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि सेटअप टाइम इज 5% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम. दैट मीन्स सेटअप टाइम इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम. सिंस इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2000. कोई बोलेगा सर तो 1900 का यूज कहाँ पे आया? 1900 का यूज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आया. पूरा सम समझा है? सर अगर वो वर्ड प्रोडक्टिव नहीं दिया रहता, अगर सिर्फ इतना ही दिया रहता तो कि मैंने सेटअप, 1900 से डिवाइड, तो ऊपर वाला इज द राइट आंसर. अच्छा क्योंकि और प्रोडक्टिव वर्ड दिया है तो हम लोग 2000 के ऊपर लेंगे ना. यस यस, ये सम के लिए दिस शुड बी द आंसर 4.57. ओके सर. इज दैट वेरी क्लियर? यस सर. So that's end of overheads. That's all. So thank you very much. God bless you all. We will meet थैंक यू. in the next lecture. Thank you very much. Yes.